बिहार में राजनीति और बाहुबल, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी हाँ, एक तरफ खून में रंगे हुए बाहुबलियों के हाथ, तो दूसरी तरफ राजनीति का सफेद लिबास। एक समय हुआ करता था जब ये राजनेता बाहुबलियों के आसपास भी नजर नहीं आते थे, बल्कि ये बाहुबली राजनेताओं की हाथों की कठपुतलियां हुआ करते थे और अब खुद राजनेता बन बैठे हैं। कोई विधायक बन बैठा है, तो कोई सांसद, तो वहीं कोई मंत्री। कितनों की तो पत्नियां चुनावी अखाड़े से ताल ठोकती हुई नजर आती हैं। जी हाँ, कर्पूरी ठाकुर से लेकर नीतीश कुमार तक के सियासी शासनकाल तक की बाहुबलियों की कहानी आज मेरी जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। आपको बता दें कि आज से करीब 42 साल पहले बाहुबलियों का राजनीति में प्रवेश भी नहीं था, बल्कि राजनेता अपने अपनी सियासी फायदे के लिए इनका इस्तेमाल भरमात्र करते थे। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, वक्त बदलता गया, वैसे वैसे लोकतंत्र में बाहुबलियों का दखल भी बढ़ता गया। बाहुबलियों का प्रवेश 80 के दशक में जग जाहिर हुआ। फिर क्या, बिहार से लेकर दिल्ली तक अनंत सिंह और साहबुद्दीन जैसे बाहुबली लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश कर गए। बाहुबलियों को जहां कानून से बचने के लिए मंत्रियों और राजनीतिक संरक्षण की जरूरत पड़ती थी, तो वहीं राजनेताओं को अपने रास्ते के कांटे को हटाने के लिए बाहुबलियों की जरूरत पड़ती थी। आपको बता दें कि ये बाहुबली वक्त के साथ सिर्फ राजनेताओं के लिए बूथ ही नहीं लौटते थे, बल्कि वोटर्स का मैनेज भी करते थे, डराते थे, धमकाते थे। ये सब बाहुबलियों के लिए आम बात थी। फिर एक समय ऐसा आया कि बाहुबलियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ कि वह राजनीति में राजनेताओं की तलवे क्यों चाटते रहे, वह खुद राजनेता क्यों न बन जाएं। फिर क्या, यहीं से बाहुबलियों का प्रवेश राजनीति में हो गया। धन बलियों के बाद बाहुबलियों की सियासी राजनीति चालू हो गई। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में समाजवादी दल के मंत्री कपिल देव सिंह बिहार के विधानसभा में जब एक बार खुलकर कहे कि हाँ मैं गुंडा पालता हूँ, जिसके बाद इस बयान से मंत्री और बाहुबलियों का संबंध खुलकर सामने आया था। बिहार की राजनीति में बूथ लूटने की घटना पहली बार बेगूसराय में हुई थी, जिसे बेगूसराय के बाहुबली कामदेव सिंह ने कांग्रेस के लिए लूटा था। फिर क्या, इसके बाद से ही राजनेताओं का बाहुबलियों के दम पर चुनाव जीतने का सिलसिला शुरू सा हो गया था। बुराई की दुनिया पर राज करने वालों ने सियासत की सवारी करनी शुरू कर दी थी, जिसमें कई बाहुबलियों को सफलता मिली, जिसके बाद वह सीधा अपराधी से जनप्रतिनिधि बन बैठे। बाहुबलियों को राजनीति में गोद में उठा के लाने का श्रेय श्री जगन्नाथ मिश्र को जाता है, क्योंकि बहादुर सिंह, दिलीप सिंह जैसे बाहुबलियों को बिहार विधानसभा का टिकट थमाकर बाहुबलियों को विधायक सांसद बनाने की प्रथा इन्होंने ही शुरू की थी, जिसके बाद से बाहुबलियों की राजनीतिक सफर शुरू सी हो गई और अभी तक चल रहा है। और ऐसे ही बाहुबली की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, 90 का दशक बिहार में अपराध का ऐसा बोलबाला था कि लोगों को सड़कों पर बाहर निकलते हुए भी डर लगता था। लूटपाट, मारपीट, झगड़ा, अपहरण, रंगदारी जैसी घटनाएं आम थी और बिहार की इसी आपराधिक पृष्ठभूमि में दहशत का एक बड़ा नाम तेजी से उभर रहा था और वो नाम था मोहम्मद साहबुद्दीन का। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे साहबुद्दीन के नाम का एक वक्त पर बिहार में ऐसा खौफ था कि आम जनता तो छोड़ो, बड़े नेता, अधिकारी, पुलिस सब उनसे खौफ खाते थे। कहा जाता था कि साहबुद्दीन की मर्जी के बिना बिहार के सिवान के जिले में पत्ता तक नहीं हिल सकता था। बिहार के सिवान में इन्हें साहब के नाम से जाना जाता था। इसके अपराधों की लिस्ट वोटर लिस्ट जैसी है, जिसके जितना कहा जाए उतना कम। बहुत तो ऐसे हैं जिनका कोई हिसाब नहीं, जैसे सालों तक सिवान में डॉक्टर के फीस के नाम पर 50 रुपए लेते थे, क्योंकि साहब का ऑर्डर था।
रात को 8 बजे से पहले लोग घर में घुस जाते थे क्योंकि साहबुद्दीन का डर था। कोई नई कार नहीं खरीदता था, कोई अपनी तनख्वाह किसी को नहीं बताता था क्योंकि रंगदारी देनी पड़ेगी। शादी विवाह में कितना खर्च हुआ कोई नहीं बताता था। बहुत बार तो ये लोग ये भी नहीं बताते थे कि बच्चे कहाँ नौकरी कर रहे हैं। कई घरों में तो ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे नौकरी कर रहे हैं तो कुछ घर पर ही रह गए क्योंकि सारे बाहर चले जाते तो माँ बाप को रंगदारी देनी पड़ती। धनी लोग पुराने मोटरसाइकिल से चलते और कम पैसे वाले पैदल। लालू के राज में सिवान जिले का यही विकास था, पर इन्हीं अपराधों ने साहबुद्दीन को जनाधार भी दिया। वे अपने घर में जनता दरबार लगाने लगा, लोगों की समस्याएं मिनटों में निपटाने जाने लगी। किसी का घर किसी ने हड़प लिया तो साहब का इशारा आता था और अगली सुबह आदमी खुद खाली कर जाता। साहब तो डाइवोर्स प्रॉब्लम भी निपटा देते थे। जमीन की लड़ाई तो वो मिनटों में सुलझा देते थे, विशेषज्ञ थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि पीड़ित तो खुद पुलिस सलाह देती कि साहब के पास चले जाओ। एक दिन एक पुलिस वाले भी साहब के पास आए प्रमोशन के लिए। एक फोन गया, प्रमोशन हो गया। जनता इन छोटे छोटे फायदों में इतना मशगूल हो गई है कि इसके अपराधों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। या यूं कहें कि थोड़े से फायदे ने दिमाग को कुंद कर दिया था। लोगों ने देखना बंद कर दिया था कि इसने कितने जमीनें हड़पी हैं, कितनी हथियारें पाकिस्तान से मंगवाई है। नतीजन ये जीतता रहा। जी हाँ, जब अपराधों की लिस्ट बढ़ने लगी तो साहबुद्दीन ने राजनीति का दामन थामने का मन बना लिया। 1985 में चुनाव में जिरदोरी सीट से साहबुद्दीन ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बस क्या था, शुरुआत हो चुकी थी एक शातिर अपराधी की राजनीति से जुड़ने की। इसके बाद से तो क्राइम के साथ साथ राजनीति में भी इसका बाहुबल का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। सिवान का ये डॉन धीरे धीरे पूरे बिहार में फेमस हो गया। लोगों में साहबुद्दीन का इतना डर था कि कोई इसके खिलाफ कुछ कहने से भी बचता था। इसी दौरान साहबुद्दीन लालू यादव के करीब आए। लालू यादव को अपना दबदबा बनाने के लिए एक दबंग आदमी की ज़रूरत थी और साहबुद्दीन को एक बड़ी पार्टी का प्लेटफॉर्म चाहिए था। बस यहीं से अपराधों का एक नया युग शुरू हो गया। जी हाँ, 1991 में लोकसभा चुनाव में जनता दल को बड़ी जीत मिली। इस लोकसभा चुनाव में साहबुद्दीन ने अपने बाहुबल से तो लालू यादव का साथ दिया ही, साथ ही मुस्लिम वोटर्स को भी लुभाने की अहम भूमिका निभाई। अब बिहार में जनता दल की सरकार बन चुकी थी तो वहीं सिवान में साहबुद्दीन की सरकार चलती थी। मोहम्मद साहबुद्दीन का खौफ तो पहले ही था, लेकिन अब तो जैसे साहबुद्दीन की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। लालू के राज में साहबुद्दीन का रुतबा भी बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस ने उन्हें कुछ कहना भी बंद कर दिया था। चाहे वो बाहुबली कोई भी अपराध करे, पुलिस और प्रशासन ने तो जैसे आंखें ही बंद कर ली थी। सिवान में साहबुद्दीन के पैरेलल सरकार चलती थी। लोगों ने लड़ाई झगड़े निपटाना, घरेलू विवाद, भूमि बंटवारा करना, ये सब उससे जुड़ा कोई भी विवाद हो, सिवान में पुलिस प्रशासन का कोई रोल नहीं था। यहाँ सिर्फ साहबुद्दीन का राज चलता था। लोग भी उन्हें साहब के नाम से बुलाते थे। साहबुद्दीन ने 1995 में जनता दल की सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तुरंत बाद 1996 में साहबुद्दीन को लोकसभा का टिकट दिया गया और पहली बार सिवान का साहब सांसद तक पहुंचा। साहबुद्दीन का कद बढ़ गया और साथ ही बढ़ गई तो गुंडागर्दी। 1999 में बिहार में वामपंथी नेता छोटा शुक्ला का अपहरण होता है और फिर हत्या हो जाती है। इस अपहरण और हत्या का आरोप साहबुद्दीन पर लगता है, लेकिन पुलिस उसके गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत तक नहीं करती। हालांकि बाद में इस मामले में साहबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वो लंबे समय तक जेल में बंद रहे थे।
लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले कोर्ट के ऑर्डर के बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सिवान जेल में रखा गया था। जेल से भी उनकी राजनीति वैसे ही चल रही थी। कुछ दिन बाद शहाबुद्दीन मेडिकल के नाम पर खुद को अस्पताल में शिफ्ट करवा लेते हैं। वहीं से चुनाव लड़ा। अस्पताल में एक पूरा वार्ड शहाबुद्दीन को दिया गया था। वो वहीं से अपने नेताओं से मिलते, चुनाव की रणनीति बनाते। वार्ड में पूरी की पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहती। ऐसा लगता कि मानो अस्पताल नहीं, शहाबुद्दीन का ऑफिस है। चुनाव के कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश के एक बार फिर शहाबुद्दीन को जेल लौटना पड़ा। चुनाव हुए। शहाबुद्दीन पर 500 से ज़्यादा बूथ लूटने के आरोप लगे। इस सीट पर एक बार फिर चुनाव करवाया गया। जेडीयू के ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन दूसरी बार जीत भी शहाबुद्दीन की हुई। चुनाव जीतने के बाद तो वह शहाबुद्दीन का कहर ऐसा बरसा कि जेडीयू कार्यकर्ताओं की हत्या होने लगी। कई जेडीयू कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। चुनाव में तो शहाबुद्दीन जीत चुके थे, लेकिन यहाँ से उनका बुरा वक्त शुरू हो गया था। जी हाँ, बिहार में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक दुकानदार चंदा बाबू के 3 बेटे गिरीश, सतीश और राजीव का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और बाद में 2 भाइयों की, गिरीश और सतीश के ऊपर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी। राजीव बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, पर इस डबल मर्डर केस के आरोप में भी शहाबुद्दीन पर लगे। ये केस सालों तक चलता रहा। 2015 में इस डबल मर्डर केस के चश्मदीद गवाह राजीव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहाबुद्दीन पर एक के बाद एक मामले पर सजा सुनाई जा रही थी। इस दौरान एक बार पुलिस शहाबुद्दीन के पुराने घर में छापेमारी करने पहुंचती है। उनके घर में कई पाकिस्तान हथियार, AK-47, सेना के नाइट विजन डिवाइस बरामद हुए। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। पूरे देश में सनसनी मच गई। सिवान के डॉन के आतंक की चर्चा अब पूरे देश में होने लगी। 2005 में शहाबुद्दीन संसद क्षेत्र में हिस्सा लेने आए थे। वहीं बिहार पुलिस ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया। हत्या, अपहरण, बमबारी, अवैध हथियार रखने के और जबरन वसूली करने जैसे कई आरोप शहाबुद्दीन पर दर्ज हो चुके थे। शुक्ला हत्याकांड कोर्ट में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुना ही दी गई थी। वहीं 2009 में कोर्ट ने इस बाहुबली नेता को चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हिना साहब को चुनाव लड़वाया, लेकिन हिना को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन दूसरी बार भी वह जीत नहीं पाए। इसी बीच डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। नई दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। कोविड के दौरान मोहम्मद शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में ही थे। कोविड के वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, फिर उनकी वहाँ मौत हो गई। जी हाँ, बिहार का ये खतरनाक बाहुबली जो किसी से न हारने का दम रखता हो, दम भरता हो, आज मौत के सामने वह हार चुका था। जी हाँ, बिहार में शहाबुद्दीन जैसा डॉन फिर कोई नहीं हुआ।